मियापुर गांव में गोविंद और शारदा नाम के गरीब पति पत्नी रहते थे। उनका दिनेश नाम का एक बेटा था। गोविंद जंगल से बांस लाकर उन्हें बेचते हुए अपना परिवार चला रहा था। बेटे को सरकारी पाठशाला में पढ़ाता भी था। रोज की तरह उस दिन भी बांस बेचकर गोविंद अपने घर आता है। घर की हालत देख रहे हो, कब ढह जाएगा पता नहीं, डर लग रहा है मुझे बहुत। इस बरसात का मौसम निकल जान दो शारदा, फिर भले ही कर्ज लेकर सही से घर बनवा लेंगे। मैं जब भी याद दिलाती हूँ तो यही कहते हो, पर बनवाते नहीं हो। इस बार जरूर बनवा दूंगा शारदा। ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। बेटा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। अंदर मन लगाकर पढ़ रहा है। इस तरह दिन गुजर रहे हैं। एक दिन रात को जोर से बारिश होने लगती है। घर के अंदर भी पानी गिर रहा है। तीनों उठकर बैठ जाते हैं। दिनेश घबरा जाता है। बिजली कड़कती है। माँ, बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं और तुम्हारी माँ है ना। ये क्या, इतनी जोर की बारिश होने लगी? लगता है ऐसी बारिश से घर गिर जाएगा। हमारा घर में रहना ठीक नहीं है। पास के मंदिर में चले चलते हैं। चलो। ठीक है जी। तीनों बरसात से भीगते हुए पास के ही मंदिर में चले जाते हैं। वहां से अपने घर को देखते हैं। तभी अचानक उस घर पर बिजली गिरती है, जिससे घर जल जाता है। ये देखकर शारदा रोने लगती है। हे भगवान, क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हो? छोटा सा घर था, उसे भी गिरा दिया। दुखी मत हो शारदा, आज रात यहीं रहते हैं। सुबह होने पर गांव भर पहचान वाले हैं, कोई तो हमें अपने घर में शरण देगा। गोविंद इस तरह अपनी पत्नी को समझाता है। उस रात तीनों मंदिर में सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह गोविंद के पड़ोसी घर जला हुआ देखकर दुखी होते हैं, पर कोई शरण नहीं देता। बगल वाली सुभद्रा आकर कहती है, कुछ मत सोचना शारदा, अब तुम लोगों को देखकर बहुत दया आ रही है, लेकिन क्या करूं, हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, इसलिए अपने घर पर नहीं रख सकती। चाहो तो काम वाली से पानी भिजवा देती हूँ तुमको। हाँ, अपना पानी अपने पास ही रखो। जब तक घर था कितने इज्जत से बातें कर रहे थे। आपने क्या हमसे कभी कुछ नहीं लिया? थोड़ी देर रहने दोगे तो क्या तुम्हारा घर गंदा हो जाएगा? हाँ बोलो। शारदा इस तरह गुस्सा होती है तो पति और बेटा उसे समझाने लगते हैं। इस तरह दिन बीत रहे हैं। वो लोग मंदिर में ही रह रहे हैं। गोविंद और शारदा बांस बेचते रहते हैं। दिनेश स्कूल जाता रहता है। इस तरह दिन बीत रहे हैं। दिनेश एक दिन स्कूल से आता होता है। उसे रास्ते में पुराना ऑटो दिखाई देता है। बहुत सोच समझकर दिनेश बांस बेचकर जो पैसे मिले हैं उनसे एक पुरानी ऑटो ट्रक खरीदने को कहता है। माँ बाप के बहुत मना करने पर भी नहीं सुनता। जिद करके पुरानी ऑटो ट्रक खरीदवाता है। जंगल से बांस लाकर उनसे घर बनाता है। माँ बाप उस घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। अपनी बनाई हुई बांस की बनी ऑटो वाले घर को दिखाते हुए पूरे गांव में घूमता रहता है। बांस की बनी ऑटो वाले घर की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। उसी गांव का रहने वाला एक प्रसिद्ध पेपर का रिपोर्टर रवि बांस की बनी ऑटो वाले घर का फोटो सुंदर लेख सहित पेपर में छपवाता है। दिन बीत रहे हैं। एक दिन एक प्रमुख गाड़ियों की फैक्ट्री वाले गोविंद के घर आते हैं। 100 बांस की बनी ऑटो वाले घर चाहिए कहकर एडवांस देकर चले जाते हैं। गोविंद और दिनेश बांस की बनी ऑटो वाले घर तैयार करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। विलासपुर गांव में प्रकाश नाम का एक करोड़पति रहता था। उसका रवि नाम का एक बेटा था। वो बहुत घमंडी लड़का था। उसी गांव के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था जो बांस की लकड़ियां काटता था। बांस बेचकर मिली कमाई से पत्नी कावेरी और बेटे हर्ष का पालन पोषण करते हुए हर्ष को एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता था। हर्ष भी अच्छे से पढ़ाई करता था। पढ़ाई के मामले में हर्ष और रवि एक दूसरे से कम नहीं थे। दोनों में पढ़ाई के लिए होड़ लगी रहती थी। एक दिन कॉलेज के पास, क्यों रे हर्ष, तेरे पिता बांस बेचते ये सबको बताने के लिए आज तू बांस की साइकिल लेकर आया है क्या? हाँ सच है, तुझे तो बस रुपए ही दिखते हैं। ओह भूल गया, तुम्हारी आंखें तो सिर पर होती हैं। तू गरीब है ना, इसलिए तेरी आंखें जमीन पर होती है।
इस तरह दोनों एक दूसरे को ताने देते हुए कक्षा में जाते हैं। दिन गुजर रहे हैं। एक दिन मारैया और सुंदर नाम के दो लोग मिलकर करोड़पति प्रकाश के पास आते हैं। तीनों बाहर सोफे पर बैठे हैं। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार जी, आप सब ठीक है ना? आपके जैसे अच्छे आदमी हमारे आसपास हो तो अब ठीक कैसे नहीं रहेंगे बताइए। हम सब तो नाम मात्र के हैं, सब पर उस भगवान की कृपा। मैंने आप लोग को इसलिए बुलाया था कि इस बार भी आपके बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाना है, यही ना? हाँ जी, इस बार भी रेस रखिए, लेकिन पहले की तरह नहीं। इस बार खुद की बनाई हुई ट्रेन की रेस कराइए। ये ठीक रहेगा ना? बिल्कुल अच्छा। ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन गांव में घोषणा करवाते हैं। विलासपुर गांव के लोगों को सूचित किया जाता है, हर साल की तरह इस साल भी करोड़पति प्रकाश जी अपने बेटे रवि के जन्मदिन पर बच्चों की रेस करवाना चाहते हैं, लेकिन लड़के इसमें खुद की बनाई ट्रेन से प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस तरह गांव भर को बता देते हैं। ये सुनकर हर्ष बहुत सोचकर रेल बनाता है। रवि भी अपने पिता से कहकर खाली पेप्सी के टिन से रेल बनाता है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। आज रवि का जन्मदिन है। रेस की तैयारी हो गई है, लेकिन कोई और भाग ही नहीं लेता। रवि और हर्षी अपनी बनाई रेलगाड़ी के साथ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रकाश सीटी बजाकर रेस शुरू करवाता है। रवि की पेप्सी की ट्रेन और हर्ष की बांस की रेल दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं। हर्ष आगे बढ़ जाता है। तभी रवि ईर्ष्या से हर्ष की बांस की रेल को जानबूझकर टक्कर मार देता है। फिर भी हर्ष नहीं डरता और रेल को बहुत चतुराई से चलाते हुए जीतने ही वाला होता है, परंतु आखिर में जानबूझकर हार जाता है। रवि जीत जाता है। जीतने की पूरी उम्मीद होने पर भी हर्ष हार जाता है। रेलगाड़ी की रेस में बर्थडे बॉय रवि जीत गए हैं, इसलिए पारितोषिक के रुपए उन्हें ही मिलेंगे। अब रवि बात करेंगे। सबसे पहले मुझे माफ करें, हर्ष जीत जाएगा। इस ईर्ष्या के कारण मैंने हर्ष की रेल को ठोकर मार दी। वो जीत सकता था, पर उसने मुझे जिता दिया, शायद मेरे जन्मदिन की वजह से, लेकिन मैं अपनी करनी पर शर्मिंदा हूँ। तुम सच्चे दोस्तों हर्ष, सही विजेता भी तुम ही हो। ऐसा कहते हुए रवि हर्ष को बुलाकर पारितोषिक की रकम हर्ष को देता है। इन रुपयों को दोस्त की जन्मदिन की खुशी में गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च करें, ऐसा मैं गांव के मुख्य लोगों से विनती करता हूँ। ऐसा कहकर वो रुपए पंचायत को दे देता है। उस दिन से दोनों और भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं।